के लिए मैं आज सेकंड बुक का पहला चैप्टर होम्योस्टेसिस उस पर लेक्चर डिलीवर करूंगा। तो आप लोग साथ साथ पढ़ते जाएं और उसके साथ साथ लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने फ्रेंड्स तक उसको शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं होम्योस्टेसिस कि होम्योस्टेसिस इससे क्या मुराद है। तो होम्योस्टेसिस अब जहाँ पर होम्यो इसका मतलब होता है सिमिलर और स्टेसिस का मतलब होता है नो चेंज। यानी होम्योस्टेसिस एक जानदार की एबिलिटी है। तो एबिलिटी ऑफ an organism to maintain its internal conditions constant or nearly constant। यानी एक जानदार जो है उसके अंदर जो एबिलिटी पाई जाती है कि वो अपने अंदरूनी कंडीशंस को मेंटेन रख सकता है, यानी उनको कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट उनको बरकरार रख सकता है। तो इसको समझने के लिए आप अपने बॉडी टेम्परेचर पर गौर करें कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होगा, जबकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये जो टेम्परेचर है बॉडी का, बॉडी इसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, इसको मेंटेन रखता है। अब इसमें एक वेरिएशंस आती हैं, ये नहीं कि बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए कंडीशंस, नहीं, चेंजेस आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। तो वेरिएशंस ये होती हैं मसलन 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी नैरो रेंज में चेंज आती है। लेकिन बॉडी टेम्परेचर को 37 पर मेंटेन रखता है। इसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। आप ने मेडिकल रिपोर्ट उसको देखा होगा कि जो पेशेंट हैं उनके टेस्ट होते हैं, उनकी ब्लड रिपोर्ट आती है, यूरिन उसकी रिपोर्ट आती है। अब वो किस मकसद के लिए होती हैं? क्योंकि जब ब्लड को टेस्ट किया जाता है तो ब्लड की एक ख़ास कंपोजिशन होती है,
उसकी एक ख़ास बनावट होती है। तो टेस्ट के लिए ये पता चलेगा कि उस कॉम्पोजिशन में क्या चेंज आई है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं। फ़र्ज़ करें कि ग्लूकोज ब्लड में मौजूद होता है। अगर जो ब्लड रिपोर्ट है उसमें आ जाए कि ब्लड में शुगर कंटेंट ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि होम्योस्टेसिस का जो फंक्शन है वो सही नहीं हो रहा, और जिसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ कर रहा है। तो उससे ये पता चल जाएगा किस चीज़ की डेफिशिएंसी है या किस चीज़ की ज़्यादती है, क्योंकि जो रिपोर्ट होती है उसमें नॉर्मल वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं। तो उन नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ पेशेंट की जो ब्लड टेस्ट है उसको कंपेयर किया जाता है, तो उससे चीज़ सामने आ जाती है किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, किस चीज़ की एक्सेस है। इसी तरह से यूरिन, उसकी भी अपनी एक ख़ास कंपोजिशन है, उसकी भी एक बनावट है। तो उसको भी टेस्ट के लिए ये चीज़ सामने आ जाएगी कि यूरिन में किस चीज़ की ज़्यादती है, किस चीज़ की शॉर्टेज है या डेफिशिएंसी है। इस तरह से बॉडी जो है अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखता है। इस एबिलिटी को होम्योस्टेसिस का नाम दिया जाता है। अब हम देखेंगे एक और इसकी डेफिनेशन, वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल environment from harms of fluctuations उतार चढ़ाव को कहा जाता है, कभी कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना। harms of fluctuations of external environment के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उनसे बॉडी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको बचाना, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको होम्योस्टेसिस का नाम दिया जाता है। मसलन ये कहा जाता है कि एक स्पीशीज़ के अंदर जितने भी जानदार होते हैं ड्यूरिंग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनके अंदर एक स्पेशल इंटरनल कंडीशंस का सेटअप होता है, और वो जो इंटरनल सेट ऑफ कंडीशंस हैं वो मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मसलन सेल लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर वो सेटअप मौजूद होता है। और वो जो इंटरनल सेटअप होगा हर जानदार के अंदर, एक स्पीशीज़ के अंदर जितने भी जानदार हैं उन तमाम के अंदर वो जो सेटअप मौजूद होगा वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से सूटेबल होगा। क्योंकि इसको आप इस तरह समझ लें कि मसलन इस तरह से ये एक सेल है।
अब ये जो सेल, ये बॉडी के अंदर सेल मौजूद होते हैं और सेल के बाहर इसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है। ये इसकी जहाँ पर क्या होगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो सेल के अंदर होगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इससे ये समझ लें कि जहाँ पर ये वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, या ये कह लें कि मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स, और जहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड उसको कहा जाता है जो सेल्स के दरमियान पाया जाए, बिटवीन द सेल्स। इंटरस्टिशियल यानी बिटवीन द सेल्स, ये सेल के दरमियान होगा, सेल्स के दरमियान होगा, बिटवीन द सेल्स। तो सेल्स के दरमियान ये फ्लूइड मौजूद होता है और इस फ्लूइड में साल्ट भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, हार्मोन भी होंगे, न्यूट्रिएंट भी होंगे। अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसमें जो चेंज आती है वो एक्सट्रीम चेंजेस होती हैं, एक्सट्रीम चेंजेस, एक्सट्रीम चेंजेस, यानी जो फ्लक्चुएशंस होंगी वो वाइड रेंज में होती हैं। मसलन एक जानदार है, उसका माहौल है, जैसे हम देखते हैं कि सुबह टेम्परेचर कम होगा, 12 बजे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और शाम के वक़्त फिर कम होना शुरू हो जाएगा, रात को उससे भी कम हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर में डेली बेसिस पर चेंजेस आती हैं वो वाइड रेंज में होती हैं। कि मतलब सुबह टेम्परेचर जो है सपोज करेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और तकरीबन 12 बजे वो हो जाता है 35 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो जो वेरिएशंस हैं वो एक्सट्रीम होती हैं, वो चेंजेस एक्सट्रीम होती हैं। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और जिसकी वजह से हर जानदार, उसके अंदर एक इंटरनल सेटअप मौजूद होता है जो उसको रेजिस्ट करता है, यानी उसमें उसको रोकता है, रेजिस्ट करता है और उसको मैनेज करता है। मखसूस किस्म की एडजस्टमेंट होती हैं जिसकी वजह से जो इंटरनल इन्वायरमेंट है सेल की वो उसमें जो चेंज आएगी वो नैरो चेंज आएगी। जैसे जहाँ पर मैंने आपको बताया पहले कि 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको नैरो चेंज कहा जाता है। यानी ये तकरीबन जो है 1 डिग्री का फ़र्क होगा। तो अब ये जो चेंज है ये नैरो है, ये वाइड चेंज नहीं है। तो बाहर माहौल में वाइडर फ्लक्चुएशंस होती हैं और कंटिन्यूसली होती हैं। तो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव होने के लिए या सर्वाइव करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम अपने सेल्स को, बॉडी पार्ट्स को बाहर माहौल में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उनसे बचाया जा सके। इसको
होम्योस्टेसिस कहा जाता है। अब होम्योस्टेसिस में यानी हमारे बॉडी के 3 कंपोनेंट हैं जिन पर इस चेंज का ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। एक वो होगा वाटर और दूसरा कंपोनेंट सल्यूट्स होते हैं। सल्यूट साल्ट को कहते हैं, जो सॉल्वेंट में हल हो जाए, पानी में हल हो जाए, उसको सल्यूट कहा जाता है। तो सल्यूट है। और तीसरा इसमें अहम कंपोनेंट वो है टेम्परेचर। वो है टेम्परेचर। अब ये जो 3 कंपोनेंट हमारे बॉडी के, दीज आर मोस्ट ससेप्टिबल टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो वाइड रेंज में चेंजेस आती हैं, उनका सबसे ज़्यादा असर कौन कबूल करेगा? वाटर कबूल करेगा, सल्यूट जो है वो उसको कबूल करेगा, और टेम्परेचर उस पर उसका इफ़ेक्ट होगा। अब इस लिहाज से हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेटरी सिस्टम मौजूद होते हैं जो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। उसमें एक है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन यानी रेगुलेशन ऑफ water and solute between internal environment of an organism and external environment by the gain or loss of water. By the gain or loss of water, यानी जिससे बॉडी के अंदर वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन उसको मेंटेन रखा जाएगा, उसको बरकरार रखा जाएगा। इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन में होता ये है कि अगर बॉडी के जो सेल्स हैं उनके दरमियान वाटर ज़्यादा है और जो सेल है वो अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो अगर सेल वाटर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिमूव करता है कि मतलब ये एक सेल है और इसके अंदर वाटर ज़्यादा हो गया है, लेकिन बाहर जहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ये हाई वाटर कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर लो वाटर कंसंट्रेशन है, इसलिए पानी अंदर जाएगा और जिसके नतीजे के तौर पर इस सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा।
यानी उसकी जो कंपोजिशन है साइटोप्लाज्म की वो चेंज हो जाएगी, वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए सेल क्या करेगा, सेल इन हालात में पानी को बाहर निकालेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस तरह से सेल अपने अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेगा। इसी तरह से अगर जो साल्ट हैं वो खारिज हों बाहर, और बाहर साल्ट पहले ही ज़्यादा हो, सेल के अंदर काम हो, लेकिन सेल उनको बाहर रिमूव करे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो साल्ट कंसंट्रेशन टू हाई साल्ट कंसंट्रेशन, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन का नाम दिया जाएगा। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो का मतलब टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करना, जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखता है, उसको थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन रखेगा। एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, अब एक्सक्रीशन क्या होता है, ये रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स particularly nitrogenous waste materials, nitrogenous waste materials, वो वेस्ट मटेरियल्स जिनके साथ नाइट्रोजन हो, जैसे यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, तो इनकी रिमूवल को, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स उनको रिमूव करना बॉडी से, उसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। ख़ास तौर पर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, यानी वो वेस्ट मटेरियल्स जो नाइट्रोजनस कंपाउंड के टूटने से बनते हैं, जैसे प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स हैं, तो उनके टूटने से जो वेस्ट मटेरियल डेवलप होता है उसको नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कहा जाता है, और उनकी रिमूवल को एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब आपने ये देखना है कि ये जो होम्योस्टेसिस है, इसका एवोल्यूशन में क्या रोल है। अब ये जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो अडाप्टेशंस होती हैं उसकी ये सेंट्रल रिक्वायरमेंट है होम्योस्टेसिस। यानी सेंट्रल रिक्वायरमेंट एडजस्टमेंट के लिए, अडाप्टेशंस के लिए, वो होम्योस्टेसिस है। क्योंकि होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के लिए एक जानदार अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से चेंज करता है, तब्दील करता है। तो अडाप्टेशन, ये किसको कहा जाता है, अडाप्टेशंस। अडाप्टेशंस, तो अडाप्टेशंस होता है चेंज इन एन organism, change in an organism
for better survival in the environment. तो एक जानदार के अंदर जो चेंज आती है किस मकसद के लिए? बेटर सर्वाइवल के लिए। तो होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है एक जानदार को मजबूर करता है, उसको कंपेल करता है कि उसमें चेंजेस आएँ, अडाप्टेशंस आएँ। अब ये जो चेंजेस आती हैं दीज आर बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। तो चेंजेस जब आती हैं तो फिर एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। इस लिहाज से एवोल्यूशनरी प्रोसेस में होम्योस्टेसिस ये एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट है। तो आज जहाँ पर इसको एंड करते हैं और इसका जो अगला पार्ट होगा वो इंशाअल्लाह हम कल करेंगे। शुक्रिया।